सो हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पढ़ रहे थे और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली है ना। फ्रॉम दिस यूनिट टू फ्रॉम हियर टू हियर, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। आज हम पढ़ेंगे टेक्निक एंड स्किल्स। ओके, उसके बाद 3-4 डेज में स्पोर्ट्स ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगा, 2-3 डेज में। ओके, तो अभी हम पढ़ते हैं द न्यू चैप्टर टेक्निक एंड स्किल्स। So hello everyone, welcome you all to the Sports Science Academy once again, and today is our class about technique and skills. Okay, so yes, anyone tell me what is technique and what is skill? Anyone tell me the difference between skill and technique? Yes, anyone? Any idea? Not appropriate. Just add more few words. Yes, anyone? One? Anyone? What is technique and skill? Difference between technique and skill? Skill. What is technique? Yes, anyone? Okay. क्या सही है? देखो, टेक्निक और स्किल में मेन डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है? टेक्निक बेसिक मूवमेंट्स है, पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के बेसिक मूवमेंट्स, और वी कैन से मोटर पैटर्न वो है टेक्निक। सपोज लॉन्ग जंप में लैंडिंग की डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स हैं। क्या क्या है? या लॉन्ग जंप टेक ऑफ जब हम करते हैं, साइकिलिंग, हिचकिच, ठीक है, ये अलग अलग टेक्निक देखने को मिलती है आपको। हाई जंप में फ्लॉसबेरी फॉप, श्रीजर, स्टडल। तो मोटर्न पैटर्न, बेसिक मोटर्न पैटर्न को क्या बोलते हैं? हम टेक्निक बोलते हैं। किसी भी चीज को करने का तरीका, वे ऑफ डूइंग एनी एक्सरसाइज और एनी स्किल्स और एनी टेक्निक, और वी कैन से वे ऑफ डूइंग एनी स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज, वो क्या है? टेक्निक है। अब इस टेक्निक पे स्पोर्ट्स पर्सन क्या करता है? उस टेक्निक को अगर अप्लाई करे सक्सेसफुली विथ लेस एफर्ट, इफेक्टिवली उसको अप्लाई करे, तो उसको बोलेंगे स्किल ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ स्पोर्ट्स। समझ पा रहे हो बेसिक डिफरेंस? सबसे पहले आएगा टेक्निक। टेक्निक में हम क्या, आपको कोई जगह पे इसमें एमसीक्यूज में उल्टा देखने को मिल सकता है, बट अप्रोप्रिएट क्या है? टेक्निक इज अ बेसिक पैटर्न ऑफ मूवमेंट, कि ये तरीका है करने का, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है करने का। शॉर्टपुट में हम देखें तो ग्लाइडिंग टेक्निक है, जिसमें हमें आप क्या क्या करना पड़ता है? शॉर्ट को रखो, बॉडी को बेंड करो, लेग को उठाओ, टी शेप बनाओ, ठीक है, पीछे के साथ में थ्रस्ट देके बॉडी को टर्न करके रिलीज करो। ये एक टेक्निक है। उस टेक्निक को मैं कितना इफेक्टिवली करता हूं, कम एफर्ट लगा के, सक्सेसफुली, मेरे तरीके से, परफेक्शन के साथ में, उसको बोलेंगे स्किल्स। इन जनरल टर्म स्पोर्ट्स हटाओ, स्पोर्ट्स को हटा के अगर हम स्किल्स की बात करें तो हम क्या बोलते हैं?
इन टूडेज वर्ल्ड डिग्री जरूरी नहीं है, स्किल्स भी जरूरी है। डिग्री तो हर किसी के पास में है, अपनी स्किल्स भी होना चाहिए आपके पास अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए तो स्किल्स का मतलब क्या होता है? तरीके, हमारे तरीके उसको अच्छे से करने के, कितने अच्छे से आप किसी चीज को कर पा रहे हो, कितना इफेक्टिवली किसी चीज को एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, डेट आर द स्किल्स। हम क्या बोलते हैं, देखो यार वो कितना स्किलफुल है, वो जो आर्टिस्ट है वो कितना स्किलफुल है, मतलब क्या है? मूविंग टुवर्ड्स परफेक्शन। समझ में आया देखने को डिफरेंस, स्किल्स के बीच में डिफरेंस? यस, एनी डाउट? तो डेट इज अ स्किल। अब यहां पे हम देखें टेक्निक। टेक्निक इज अ साइंटिफिक इकोनॉमिक मेथड टू अटेंड हाई स्पोर्ट्स पर्सन। अब देखो, जैसे मैंने टेक्निक का बोल दिया, अभी जो टेक्निक है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई साइंटिफिक नहीं होगी, ये इकोनॉमिक नहीं होगी, इसमें एनर्जी का एफर्ट ज्यादा लगेगा। मैंने स्किल का क्या बोला कि कम एफर्ट के साथ में, परफेक्शन के साथ में कैसे की जाए। टेक्निक समझ लीजिए एक प्रोटोकॉल की तरह है कि ये आपको करना है, ये एक स्टैंडर्ड साइंटिफिक तरीका है। अब लोग हाई जंप करते टाइम स्लोसबेरी पॉप करते हैं, तो वो सुपाइन पोजीशन में क्यों करते हैं, प्रोनाइन पोजीशन में क्यों नहीं करते? ये चीज को जब टर्न ले लेते हैं, बाहर के ऊपर से निकलते हैं, किसने बोला कि उसमें ही करो? क्योंकि इसमें आपको रिजल्ट अच्छे देखने को मिले ना। रिपीटेड वर्क के बाद में एक तरीका बनता है जो सही तरीका होता है किसी चीज को करने का। हमने इवोल्यूएशन देखा, चेंजेस देखने को मिले कई सारे बाद में, तो उसके साथ में कोई तरीके हमारे डेवलप हुए कि किसी भी एक्टिविटी को करने का, किसी भी स्पोर्ट्स को करने का एक वे है। तो वे ऑफ डूइंग एनी स्पोर्ट्स जो कि एक दिन में नहीं बना, इट इज साइंटिफिक, इट इज बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस, इट इज बेस्ड ऑन रिसर्च, इट इज बेस्ड ऑन पास्ट गुड रिजल्ट। उस तरीके को अपनाया जाता है हर किसी द्वारा। समझ पा रहे हो? शॉर्टपुट में हम देखिए ग्लाइडिंग टेक्निक, रोटेशनल टेक्निक, है ना? तो ये क्या है? टेक्निक है। अब इस तरीके को आप कितना स्किलफुली कर पा रहे हो, कितना परफेक्शन के साथ में कर रहे हो, कम एफर्ट के साथ में कर पा रहे हो, डेट इज अ स्किल। तो टेक्निक का मतलब क्या बताया था आपको मैंने? मेथड टू अटेन एनी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, it is method to develop, improve practice in best possible solution of defined sports skill. Technique is a theoretical model. See, it is a model, एक वे है, एक तरीका है, according to which movement are done. एक तरीका है करने का। हम हाई जंप पर जाके ऐसे ही डाइव नहीं लगा देते, लॉन्ग जंप में ऐसे ही जंप नहीं कर लेते हैं। कुछ तरीके हैं जिससे आपके हमारी एक बेटर वे में उसको परफॉर्म कर पाएंगे, एक बेटर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। डेट आर मॉडल्स, एक मॉडल की तरह है जो वही सारी चीज़ें फॉलो करते आते हैं। हमें को देखेंगे वही पर्टिकुलर स्पोर्ट्स या इवेंट में वही चीज़ें फॉलो की जाती है हर किसी के द्वारा। ठीक है? दिस मॉडल आवर 100% कंक्रीट हैज़ अ स्कोप ऑफ माइनर इंडिविजुअल एडजस्टमेंट। अब ये तरीका मैंने बता दिया, ये टेक्निक है आपको करने की। अब इसमें कुछ 100% कॉपी नहीं होता है, कुछ माइनर से चेंजेस देखने को मिलते हैं। किसी की हाइट ज़्यादा हो, किसी का सीजी अलग हो, किसी का बॉडी का पोस्चर अलग हो, राइट? तो उसके हिसाब से इंडिविजुअल अपनी एडजस्टमेंट करता है इसमें टेक्निक में। टेक्निक तो एक स्टैंडर्ड तरीका है किसी भी चीज़ को करने का, बट ये 100% कॉपी नहीं होता है। अपना अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस होता है, वो इसमें अप्लाई करते हैं। All other qualities, motor qualities, psychic qualities are not very useful to the sports person unless he knows how to move functionally. The change in technique with time, practice and new knowledge. ठीक है, समझ में आया आपको टेक्निक का मतलब क्या होता है? इट इज सिंपली एक किसी भी स्किल को करने, स्पोर्ट्स इवेंट को करने का, एक्टिविटी को करने का एक तरीका, एक मॉडल जिसको फॉलो करते हैं। और टेक्निक किसी भी स्पोर्ट्स में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉकी को कैसे पकड़ना,
कैसे शॉट लेना, शॉर्ट पुट को कैसे फेंकना, फुटबॉल को कैसे किक मारना, कैसे, ये सारी चीज़ें क्या है, टेक्निक्स है। समझ पाया सभी को? क्लियर है? व्हाट इज टेक्निक? इट जस्ट अ मोटर पैटर्न, इट इज जस्ट अ मोटर पैटर्न, मोटर पैटर्न ऑफ एनी स्पोर्ट्स or any activities, way of doing any activities. It's just a model how to perform any activities. Got it? That is a technique. Is it correct? Got it everyone? Now skills. अब skills क्या होता है? अब टेक्निक हम कर रहे हैं, टेक्निक के साथ में हमने टाइम, एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस बहुत सारी यूटिलाइज करके अगर हम उस टेक्निक को अच्छे से कर पा रहे हैं तो वो बन जाएगा आपकी स्किल। मैंने क्या बोला, वो पर्सन कितना स्किलफुल है, इसका मतलब क्या है? मैंने बोला कि ये आर्टिस्ट कितना स्किलफुल है, ये फुटबॉलर कितना स्किलफुल है, मतलब क्या है? वो तरीके से अच्छे से कर रहा है, बहुत इफेक्टिवली कर रहा है, लेस एनर्जी के साथ में कर रहा है, अननेसेसरी स्ट्रेन देके स्मूथ वे में अच्छे से उस चीज को परफॉर्म कर पा रहा है, एग्जीक्यूट कर पा रहा है मूवमेंट को। तो जो करेक्ट वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग मोटर पैटर्न, स्किल इज एबिलिटी टू एग्जीक्यूट मूवमेंट और मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन अ वे दैट मूवमेंट टेक्स प्लेस ऑटोमेटिकली विदाउट फॉल्ट। स्किल्स आर एक्वायर्ड थ्रू करेक्ट प्रैक्टिस। सो स्किल्स एक दिन में एक्वायर नहीं होती है, टेक्निक आप कुछ दिनों में सीख सकते हो, कुछ दिनों में तरीका सीख सकते हो, बट इसको स्पोर्ट्स खेलते टाइम, गेम खेलते टाइम, कंपटीशन के टाइम पे तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपकी स्किल्स अच्छी होगी। स्किल एक कब एक्वायर कर पाते हो? किसी टेक्निक को आप ऑटोमेटिक कर लो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो तो अपने आप उस स्किल को एग्जीक्यूट कर पाओगे ऑटोमेटिकली। गॉट इट? स्किल्स आर टू बी लर्न थ्रू ट्रेनिंग। गॉट इट? अब देखो एक और वर्ड आता है स्टाइल। स्टाइल है ना? अब स्टाइल क्या होता है? टेक्निक सबकी सेम है, अब स्टाइल से मतलब ही समझ में आ गया था, ये अपुन का स्टाइल है, मतलब क्या? ये मेरा स्टाइल है। यस यस, इंडिविजुअल। अब क्या किया भाई, कोई मोटर पैटर्न है, कोई स्किल है, मैंने उसको खुद के तरीके से किया। कुछ स्पोर्ट्स हाई परसेंट देखे होंगे आपने, बॉलर्स देखे होंगे जैसे मलिंगा, ठीक है, गेल, सहवाग, ये अपना अपना एक तरीका है इनका खेलने का, एक स्टैंडर्ड तरीके से हट के एक अपना इंडिविजुअल वे है टू एग्जीक्यूट द मूवमेंट। तो वो क्या स्टाइल है? द डिफरेंस इन एग्जीक्यूशन ऑफ मूवमेंट और एक्सप्रेशन टू अ टेक्निक बाय स्पोर्ट्स पर्सन इज टर्म एज स्टाइल। तो तीनों में डिफरेंस समझ में आया आपको? टेक्निक, स्किल एंड स्टाइल में। यस, व्हाट इज टेक्निक? यस, टेल मी व्हाट इज टेक्निक? ओके, ओके ओके ओके, ठीक है। नाउ अभी हमारे तरीके होते हैं स्टाइल। तो हमने देखा टेक्निक इज अ बेसिक वे ऑफ डूइंग एक्सरसाइज और मॉडल और पैटर्न ऑफ मूवमेंट, दैट इज अ टेक्निक। स्किल इज अ करेक्ट वे ऑफ डूइंग एनी परफॉर्मेंस एक्टिविटी और वी कैन से टेक्निक। ठीक है, करेक्ट तरीके से हम उसको करें, एक्सपीरियंस के साथ में, प्रैक्टिस के साथ में स्किल्स आपकी आ जाएगी। नाउ फेजेस ऑफ स्किल एक्विजिशन, टोटल 3 फेजेस होते हैं।
फेज ऑफ रफ कोऑर्डिनेशन, फाइन कोऑर्डिनेशन और मास्टरी। इसको और क्या बोल सकते हैं? कॉग्निटिव, एसोसिएटिव और ऑटोनोमस। हम किसी भी चीज को सीखते हैं तो उसके 3 फेज होते हैं, कॉग्निटिव, एसोसिएटिव और ऑटोनोमस। या फिर उसको बोल सकते हैं फेज ऑफ रफ कोऑर्डिनेशन, फेज ऑफ अटेंडिंग फाइन कोऑर्डिनेशन, फेज ऑफ अटेंडिंग मास्टरी ऑफ द स्किल। तो लिख लो इसको, फेजेस ऑफ स्किल एक्विजिशन, कॉग्निटिव, एसोसिएटिव और एक और क्या है? ऑटोनोमस। ऑटोनोमस। ठीक है, ये 3 तरीके हैं स्किल करने के। जब हम स्टार्टिंग करते हैं, कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव मतलब, यस, कॉग्निटिव मतलब बताओ। यस, रिलेटेड टू माइंड मतलब लर्निंग, कॉग्निशन, है ना? वी कैन से इट्स रिलेटेड टू लर्निंग, थ्योरी, उस चीज को सीखना, उस तरीके को सीखना, कॉग्निशन, है ना? तो कॉग्निटिव मतलब क्या कर रहे हो आप? स्टार्टिंग में जब भी कोई एक्टिविटी इंट्रोड्यूस होगी आपके सामने, नया नया आप खेलने जा रहे हो, आपने सुना होगा कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, है ना? कॉग्निटिव मतलब इट्स रिलेटेड टू माइंड, मेमोरी, लर्निंग, जस्ट एक्वायरिंग अ न्यू थिंग्स, लर्निंग अ न्यू थिंग्स। ठीक है, theoretically और we can say imaginary, you can just learning a new activities, that is a cognitive. Affective domain सुना है? Affective it's related to psychology, psychological behavior वगैरह चीज़ें, affective domain। तो यहाँ पे cognitive से वर्ड का मतलब है कॉग्निशन, मतलब आप कुछ नया सीख रहे हो। तो जो आप नया सीख रहे होंगे तो आप क्या सीखोगे उसमें कि उस चीज़ को कैसे करते हैं। सबसे पहले आप सीखोगे उसकी टेक्निक, कैसे सीखते हैं। रफ कोऑर्डिनेशन आएगा, आप सीखोगे इस चीज़ को। सेकंड है आपका फाइन कोऑर्डिनेशन, एसोसिएटिव, धीरे धीरे आपका बेसिक स्किल कंडीशन कर पाओगे, बट इस कंडीशन में आप डिफरेंट सिचुएशन में नहीं कर पाओगे। सपोज आपको मैंने क्या किया, आप क्रिकेट खेलना तो सीख गए, कॉग्निटिव डोमेन। आपको मैंने मैच में उतारा और उस मैच में कंडीशन आ गई किस टाइप की, आपने रफ कोऑर्डिनेशन डेवलप कर लिया, कॉग्निटिव अटेंड कर लिया, प्रैक्टिस। अब आप स्पोर्ट्स में मैच खेलने जा रहे हो, वॉलीबॉल का, फुटबॉल का, बास्केटबॉल का, क्रिकेट का, कोई भी मैच खेलने जा रहे हो, तो उसमें आपको चाहिए 1 ओवर में 20 रन। उस टाइम पे आप नहीं टिक पा रहे हो। या फिर वॉलीबॉल में आप प्रेशर, सामने वाली टीम स्ट्रांग हो, उस टाइम पे आप नहीं टिक पा रहे हो। या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, उस टाइम पे नहीं टिक पा रहे हो। मतलब आपका सेकेंड अभी कहाँ हो, आप एसोसिएटिव पे हो। आपने फर्स्ट वाला क्रॉस कर लिया पर अभी भी आप एसोसिएटिव पे हो, आप ऑटोनोमस पे नहीं आए। आपने बेसिक स्किल सीख ली बट आपने डिफरेंट कंडीशंस में उसको नहीं सीख पाए। हार्ड कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में उसको नहीं कर पा रहे हो, किसी अपोनेंट के सामने नहीं कर पा रहे हो, परफेक्शन के साथ में नहीं कर पा रहे हो। मतलब आप कहाँ हो, अभी एक्विजिशन फेज में हो, 2 सेकेंड फेज में। समझ रहे हो? आप जब लगातार प्रैक्टिस करते जा रहे हो, अब आपने क्या करा, 50 मैच खेल लिए, तो आपको बहुत प्रैक्टिस हो चुका है, एक्सपीरियंस हो चुका है। आपको हर सिचुएशन के बारे में पता है कि ये कंडीशन आए तो ये करना है, ये करना है, ये अप्लाई करना है। आपकी स्किल्स बहुत अच्छी डेवलप हो चुकी है। वो स्किल्स को आप हर कंडीशन में खेल पा रहे हो, एक्सपीरियंस हो चुके हो। ठीक है, तो ये हो गया ऑटोनोमस। अपने आप स्किल निकल रही है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है, कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है। तो ये 3 तरीके हैं। सी 1 बाय 1। ये क्या है, बिगनिंग है, फिर रफ कोऑर्डिनेशन, फिर फाइन कोऑर्डिनेशन। फाइन कोऑर्डिनेशन आने के बाद में आप इंटर कर जाते हो 3rd फेज में। फाइन कोऑर्डिनेशन आने के बाद में आप इंटर कर जाते हो 3rd फेज में।
ठीक है, कॉग्निटिव, एसोसिएटिव और ऑटोनॉमस। कॉग्निटिव में आपको पता चलेगा इसको कैसे करना है, किसी भी चीज को, व्हाट टू डू। एसोसिएटिव में पता चलेगा हाउ टू डू इट। ये अंडर में इसके, जब इसमें आप एक परफेक्शन आ जाएगा तो आप इंटर कर जाओगे इस ऑटोनॉमस में। सबसे पहले पढ़ते हैं फर्स्ट फेज, कॉग्निटिव। बिगिनर हो, बहुत सारे ट्रायल्स होंगे, ट्रायल एंड एरर होंगे। इसमें क्या करोगे आप, बेसिक मूवमेंट को सीखोगे, एक्वायर रफ कोऑर्डिनेशन। समझ पा रहे हो? तीनों में डिफरेंशिएट याद रखना, तीनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। नॉलेज तो तीनों के बारे में आपको पता चल जाएगा ये होता है, बट एक दूसरे से कैसे अलग है ये पता होना चाहिए। तो पॉइंट को ध्यान से सुनते जाइए। किसी भी नई स्किल्स को आप जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या करते हैं हम, रफ कोऑर्डिनेशन एक्वायर होता है, उसको थोड़ा बहुत कर पाते हैं उसको, है ना। अब अच्छे से नहीं आएगा, थोड़ा बहुत कर पाओगे उसको। जैसे वॉलीबॉल में आप गए, आपने क्या किया, आप ये पास सीख पा रहे हो, डिग पास, है ना। तो आपको ये बस सीख रहे हो कि अंडर आर्म पास कैसे करते हैं। आपने स्टेप सीखी, मुझे यहाँ लैंडिंग करना है, बॉडी को लिफ्ट करना है, ऊपर के साइड में सीजी को लिफ्ट करूंगा और बॉल को वैसे पास करूंगा। लैंडिंग कहाँ पे होगी, ठीक है, मेरे आर्म्स में होंगी, विस्ट दोनों मेरी क्लोज रहेगी। ये आप सीख रहे हो तरीका, बट आप इसको अच्छे से प्लेस नहीं कर पा रहे हो अपोनेंट के ग्राउंड पे, या फिर बहुत ज़्यादा स्पीड में आ रही है तो आप इसको ले नहीं पा रहे हो। आपने स्किल सीख ली कि कैसे करते हैं, बट उसको डिफरेंट कंडीशन में नहीं कर पा रहे हो, मतलब रफ कोऑर्डिनेशन है आपका, परफेक्शन नहीं है एकदम। तो ये है फर्स्ट फेज में, आपको तरीका पता चल गया करने का। इसमें कई सारी मिस्टेक्स मिलेगी आपको देखने को, एग्जीक्यूट स्किल करते टाइम कई सारे एरर देखने को मिलेंगे, रिथमिंग और कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, जर्की मूवमेंट्स, फालतू के अननेसेसरी मूवमेंट, एफर्ट अननेसेसरी देखने को मिल सकते हैं। इसका ड्यूरेशन डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर, आपकी कोऑर्डिनेशंस के ऊपर। सॉरी, स्किल्स मतलब द तरीका है आपको करने का, आपकी क्यूरियोसिटी, मोटिवेशन, कितना टाइम आप दे पा रहे हो, आपका कोच कैसे सिखा रहा है, आप उसका साइकोलॉजिकली, इमेजिनरी आप उस चीज़ को इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो स्किल को, तो ये डिपेंड करेगा। अब अपने इसमें क्या किया, बहुत टाइम तक स्टे रहे, कुछ टाइम तक आप सीखते गए सीखते गए सीखते गए सीखते गए, थोड़ा बहुत आपने कोऑर्डिनेशन अच्छे से कर लिया और आप इंटर कर जाओगे इस फेज में। इस फेज में इंटर करने से पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए। फर्स्ट फेज में क्या होता है, एनालाइज द प्रेजेंट प्रिंसिपल्स है फर्स्ट फेज के। सबसे पहले हमें देखना है कि उसकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, स्टेटस, स्पोर्ट्समैन, है ना। जैसे बॉक्सिंग में उसको ऑलरेडी फुटवर्क आता है और उसमें मैं फुटवर्क का मैं कंडीशन दे रहा हूँ, या फिर मैं डायरेक्ट उसको पंचिंग सिखा रहा हूँ, तो सबसे पहले फुटवर्क तो सिखाना पड़ेगा ना उसे। उसके बाद में मैं पंचिंग वगैरह सिखाऊंगा, जेब सिखाऊंगा, उसके बाद ही सिखाऊंगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हमें स्टेटस जानना है स्पोर्ट्समैन किस कंडीशन में है सबसे पहले, ठीक है। ये तो हर नॉर्मल सा प्रिंसिपल है। सबसे पहले फेवरेबल और इजी कंडीशन में हम उसको सिखाएंगे। अगर हमने उसे अलग अलग कंडीशन में पहले से डालना स्टार्ट कर दिया तो वो उसको पहले नॉर्मल पैटर्न ही नहीं सीख पाएगा ना, वो तरीका ही नहीं सीख पाएगा, तो कैसे डिफिकल्टी को फेस करेगा। तो इजी कंडीशन में सिखाना है सबसे पहले, और फेवरेबल कंडीशन में, ना कि एडवर्स कंडीशन में कि ये सिचुएशन हो जाएगी तो कैसे मारोगे, ये सिचुएशन हो जाएगी कैसे मारोगे, नहीं। अभी ये सीखना है कि कैसे मारना है शॉट, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ मूवमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्निक टू बी लर्न, ले स्ट्रेस ऑन काइनेटिक्स परसेप्शन, अवॉइड टू मच एम्फेसिस ऑन मूवमेंट करेक्शन। देखो एक बात आपको ध्यान में रखना है, इसमें क्यों लिखा हुआ है अवॉइड टू मच एम्फेसिस ऑन मूवमेंट करेक्शन, मतलब क्या है। अगर मैं बहुत ज्यादा उसमें मिस्टेक निकालने लग गया तो क्या होगा, जो स्टूडेंट है वो डिमोटिवेट हो जाएगा। कुछ चीजें टाइम लेती है, मैं बता रहा हूं स्किल्स वो कर रहा है, थोड़ा बहुत भी कर रहा है तो उसको करने दो। इसका मतलब ये नहीं गलत चीजें करने दो, मतलब एक्यूरेसी नहीं आ रही है ना, तो वो धीरे 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 करते करते वो चीज को मूवमेंट को एक्वायर कर लेगा। मैं पहले दिन में उसको बार बार उसको करने दे रहा हूँ, मिस्टेक्स निकालते जा रहा हूँ, तो क्या होगा, वो बर्न आउट हो जाएगा या फिर मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाएगा स्टूडेंट। तो धीरे धीरे
इन्फॉर्मेशन देना है बच्चों को, एकदम से बम्बार्डमेंट नहीं डाल देना इस इन्फॉर्मेशन का कि नहीं ये कर, नहीं ये कर, ये कर, ये कर, नहीं, लेस करेक्शन, ठीक है, टू मच करेक्शन नहीं, नॉर्मल करेक्शन, नो कंपटीशन, बस जाके बेसिक सा सिंपल सा मूवमेंट करो, बीच में थोड़ा थोड़ा फीडबैक देख के करेक्शन करके। सेकेंड फेज, अब थोड़ा फर्स्ट कंडीशन में टेक्निक कर ली, अब स्टूडेंट इंटर हो चुका है सेकेंड फेज में। यहाँ पे थोड़ा बहुत रफ कोऑर्डिनेशन एक्वायर्ड हो जाता है, ठीक है। एंड किससे होता है? फाइन कोऑर्डिनेशन के साथ में। जब थोड़ा बहुत हम रफ कोऑर्डिनेशन एक्वायर कर चुके हैं, इसमें क्या करते हैं, एंड किससे होता है? हम इंट्रोड्यूस करते हैं स्किल को, और एंड होता है किसी भी नॉर्मल इजी कंडीशन में फर्स्ट फेज में हम एक्सरसाइज करना सीख जाते हैं, एक्टिविटी करना सीख जाते हैं, स्किल करना, मोटर एक्टिविटी करना सीख जाते हैं, टेक्निक करना, है ना। बट यहाँ पे रफ कोऑर्डिनेशन है, अभी भी पूरी तरीके से परफेक्शन नहीं आया, तो रफ कोऑर्डिनेशन से फाइन कोऑर्डिनेशन की ओर आते हैं हम। अब इसमें स्टूडेंट को स्किल करते आ गई है, बट इन अ नॉर्मल कंडीशन और विदाउट मेजर मिस्टेक, मतलब अभी भी थोड़ा बहुत मिस्टेक्स है। स्किल टेक्निक अच्छे से करते आ गई है, स्टूडेंट को अच्छे से कर पा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मतलब दिक्कत इन द सेंस नॉर्मल कंडीशन में कर पा रहे हैं, नॉर्मल पास कर पा रहे हैं। अब अपोनेंट के प्लेटफॉर्म में जा रहा है, अब वो अलग अलग सिचुएशन जब बहुत बॉल फास्ट आ गई है या फिर स्मैश मारा पर फ्रंट वाले में, उसको नहीं अच्छे से बियर कर पा रहा है पर्सन, ठीक है। किसी ने बहुत ज़्यादा फेंट देके अपोनेंट ने मारा, उसमें नहीं हम शॉट खेल पा रहे हैं, तो ये है सेकेंड फेज में, ठीक है। अब इसमें कंडीशन जब चेंज होती है अब, तो उसमें क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। सेकेंड फेज में क्या है, स्किल्स आ गई, टेक्निक आ गई, सॉरी, नॉर्मल कंडीशन में, बट सिचुएशन अगर चेंज हो गई, कंडीशन अगर चेंज हो गई, तो क्या होगा, इसमें एरर देखने को मिलेंगे स्किल्स में, है ना। इसमें क्या होता है, कंटिन्यूटी इन द प्रोसेस एक्वायरिंग फायर कोऑर्डिनेशन। इसमें स्टेग्नेशन, इस फेज में आप बहुत टाइम तक रहते हो, स्पोर्ट्स पर्सन इस फेज में बहुत ज्यादा टाइम तक रहता है, सबसे ज्यादा इस फेज में स्टे करता है। इसमें प्लेटो देखने को मिलेगा आपको। थर्ड फेज में जाने के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क चाहिए। सपोज हम जैसे रनिंग करते हैं, मैं 5 किलोमीटर रनिंग कर रहा हूं 25 मिनट में, जब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की, मैं कुछ ही टाइम में देखूंगा कि मैं 5 किलोमीटर 20 मिनट में रनिंग करने लग गया। ये मेरे 5 मिनट बहुत जल्दी खत्म हो गए, कम हो गए। अब 20 मिनट से 17 मिनट तक लाने के लिए, ये 3 मिनट के लिए मेरे को बहुत ज्यादा जोर देना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा। आपको पता है ना, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा जल्दी इंप्रूवमेंट हो जाता है, तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट बहुत जल्दी हो गया, फिर उसके बाद में प्लेटो आ जाता है। तो यही है सेकेंड कंडीशन। 100 मीटर परफॉर्मेंस मैंने टाइमिंग थी 14 सेकेंड, और मैंने 2 सेकेंड कम कर लिए, मैं 12 सेकेंड तक आ गया, फर्स्ट फेज से सेकेंड फेज में आ गया। फॉर एग्जाम्पल, ये समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं। अब 12 सेकेंड से नीचे जाने के लिए, 11 सेकेंड से नीचे जाने के लिए मेरे को बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी आप नेक्स्ट में आ पाओगे, एंटर कर पाओगे। तो सेकेंड फेज में स्पोर्ट्स पर्सन ज्यादा टाइम के लिए स्टे करता है, ठीक है। हाँ, तो अब इसमें क्या है, दिस फेज समटाइम्स हैव एडवर्स साइकोलॉजिकल इफेक्ट, नीड कंस्टेंट एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन। अब आपने देखा होगा स्टार्टिंग में आपको पढ़ने, जब आपने बुक उठाई होगी, जब नया नया किसी चीज का आप तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको क्या देखा होगा, यार स्टार्टिंग में तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ, मैं सब चीजें सीख पा रहा हूँ। आपको 1 महीना पढ़ते पढ़ते हो गया, उसके बाद में आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। वही आपका रियल टेस्ट है। वैसे ही स्पोर्ट्स में जब स्टार्टिंग में आपको बहुत जल्दी जल्दी सीखोगे आप, तो आपको मजा आएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको इंप्रूवमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसमें साइकोलॉजिकली आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, बर्नआउट हो सकता है, ठीक है। तो इस फेज में आपको खुद को अनकरेज रखना, मोटिवेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टेग्नेशन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, कई बार डाउन भी जा सकता है, टेम्पररी परफॉर्मेंस आपने एक्वायर करके, कई बार अप भी आ सकता है, ग्राफ अप डाउन देखने को मिल सकता है इसमें। तो ये साइकोलॉजिकली भी टेस्ट है बहुत बड़ा, समझ पा रहे हो? एवरीवन गॉट माय पॉइंट? व्हाट इज द, क्या डिफरेंस है? यस, सेकेंड फेज में बताइए
क्या होता है रूपांशी? मधुलिका बताइए, सेकेंड फेज में क्या है की पॉइंट? नेहा? फर्स्ट फेज में क्या था, जैसे ही आपकी स्किल नई इंट्रोड्यूस हुई है, तो नया नया आप गेम इंट्रोड्यूस हुआ, अपने नए नए बिगनर हो और खेलने जा रहे हो, तो आपको क्या होगा, पहले आप सीखोगे कि किस तरीके से हम उसे खेलते हैं, तो रफ कोऑर्डिनेशन आपका डेवलप हो जाएगा। ये क्या है, ये फेजेस है। आप किसी भी चीज को, अब देखो एक बच्चे से, एक बिगनर से सचिन तेंदुलकर कैसे बना, उसने ये सारे फेजेस से गुजरा है वो अपनी लर्निंग के। एक नॉर्मल पर्सन से, एक नॉर्मल बच्चे यंग से विराट कोहली कैसे बना, वो फेजेस है। वो एक दिन में विराट कोहली नहीं बना, उसने फर्स्ट और सेकंड फेज को क्रॉस करके थर्ड फेज में एंटर हुआ है वो। तो सिंपल सी बात है, जब कोई बच्चा नया नया आएगा ट्रेनिंग करने के लिए, तो क्या एक दिन में जो फर्स्ट फेज में इंटर होगा पहले वो, तो फर्स्ट फेज में क्या चीजें देखने को मिलेगी? सिंपल सी बात है, थ्योरेटिकली जाने की जरूरत नहीं, आप एक्सपीरियंस करो इन चीजों को। इमेजिन करो कोई बच्चा आया तो क्या होगा, रफ कोऑर्डिनेशन सीखेगा, मतलब धीरे धीरे स्किल सीखेगा, कोई ज़्यादा इंट्रोड्यूस होगी स्किल की, कुछ मिस्टेक्स करेगा। कोई बच्चा इमेजिन करो आपके पास आए ट्रेनिंग करने के लिए, करेगा क्या करेगा, मिस्टेक्स करेगा, कुछ कुछ बहुत सारे एरर करेगा, पर आप उसको बहुत ज़्यादा एरर पे ध्यान नहीं दोगे, मतलब थोड़ा थोड़ा एरर करेक्ट करोगे, बाकी इसको स्किल के लिए टाइम दोगे, ठीक है। रिथमिंग नहीं कर पाएगा, कंटिन्यूटी नहीं, स्मूथ तरीके से इवेंट नहीं कर पाएगा। तो बस सिंपल सा बात है फेज 1 में, समझ रहे हो, ठीक है। अब वो बच्चे ने क्या किया, स्किल सीख ली, तरीका सीख लिया कैसे करते हैं उस चीज को, सपोज टेक्निक सीख ली, कुछ टाइम तक उसने टाइम दिया, वॉलीबॉल को पास लेना सीख गया, ये करना सीख गया, पर अब वो इंटर कर चुका है सेकेंड फेज में। अब वो पास करना वॉलीबॉल को दूसरे के अपोनेंट में सीख चुका है, शॉट मारना सीख चुका है, स्मैश मारना सीख चुका है, बस अभी भी। पर उसको मैंने मैच में उतारा तो वहां पे अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहा, मैंने अच्छी टीम के सामने उतारा, उसको अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। मतलब अभी भी स्टूडेंट में अलग अलग कंडीशन में एक्टिविटी को अच्छे से करना बाकी है। वो नॉर्मल कंडीशन में अच्छा कर पा रहा है, सेकेंड फेज में आ गया है, वो सेकेंड फेज में आ गया, मतलब वो नॉर्मल तरीके से अच्छे कर पा रहा है एक्टिविटी को, फाइन कोऑर्डिनेशन आ चुका है। बट मैंने जब कंडीशन चेंज की, वो हार्ड टीम के सामने अच्छा नहीं खेल पा रहा, जब इसको अच्छे करने और डिमोटिवेट हो गया, तो एडवर्स कंडीशन में नहीं कर पाया अच्छे से वो। अब इस फेज में से थर्ड फेज में जाने के लिए उसको बहुत सारी एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, तभी जाके वो हर कंडीशन में अच्छे से मैच खेल पाएगा। समझ पा रहे हो? इस फेज में इंसान बहुत टाइम तक रहता है। इस फेज में परफॉर्मेंस में स्टार्टिंग में यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल चुका है, पर सेकेंड फेज में प्लेटो आ सकता है। प्लेटो मतलब स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस में चेंज आया, पर बहुत दिनों तक एक ही परफॉर्मेंस रहा, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आया परफॉर्मेंस में। समझ पा रहे हो? ठीक है। अब नाउ, अब पर्सन ने क्या किया, 2-3 साल 4-5 साल बिता दिए, अच्छे से बहुत मैच खेल लिए, हर टीम के साथ मैच खेल लिया, हर कंडीशन में खेल लिया, क्ले पे खेल लिया, सिंथेटिक पे खेल लिया, बहुत ट्रेनिंग कर ली। उसके बाद में क्या आएगा, वो थर्ड फेज में इंक्लूड हो जाएगा। वो हर कंडीशन में खेल पाएगा, मास्टरी ऑफ द स्किल, अच्छे से हर टीम के सामने अच्छे से खेल पा रहा है। एक ओवर में उसको 15 रन भी बनाने हो तो वो शांति के साथ में अपनी स्किल्स को अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है, एडवर्स कंडीशन में भी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। तो ये थर्ड फेज हो गया, स्पोर्ट्समैन अच्छे से बन चुका है। बस सिंपल, क्लियर है अभी? So this is the journey, phase 1, phase 2, phase 3. You start from phase 1. After attainment of fire coordination, you enter into the phase 2. In a phase 2 journey, you are just getting exposure to different kind of conditions, game, sports, बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद में, and after acquiring and after getting experience of different condition and all,
फेज 2 में आप अलग अलग कंडीशन में अच्छे से नहीं कर परफॉर्म कर पा रहे हो, पर आपने उस सारी चीज़ को फेस किया है, तो आप फेज 3 में इंक्लूड हो चुके हो। गॉट इट? तो फेज 2 में क्या है, देखो फेज 2 के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। परफॉर्मेंस में प्लेटो आता है, अनकरेजमेंट बहुत चाहिए इसमें थर्ड फेज में जाने के लिए। हाई वॉल्यूम टेक्निकल ट्रेनिंग चाहिए इसमें, बहुत ज़्यादा स्किल्स करना पड़ता है, क्योंकि भाई नया नया आए हैं, तो फाइन कोऑर्डिनेशन आने के लिए अलग अलग कंडीशंस में एक्सरसाइज करना होता है। इम्प्रूवमेंट ऑफ मूवमेंट कॉन्सेप्ट, स्ट्रेस ऑन मूवमेंट करेक्शन, एम्फेसिस कंपटीशन शुड बी स्लाइटली इंक्रीज। इसमें धीरे धीरे हम कंपटीशन को बढ़ाएंगे। समझ पा रहे हो इसकी स्किल एक्विजिशन फेज 2? गॉट इट? अब देखो आपने क्या किया, अब तो और परफेक्शन आ चुका है, आप थर्ड फेज में आ चुके हो, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ फेज, है ना। इसमें क्या होता है, अटेनमेंट ऑफ फाइन कोऑर्डिनेशन आप ऑलरेडी डेवलप कर चुके हो, और मास्टरी कर चुके स्किल के ऊपर। अब ये जर्नी नेवर एंडिंग है, ये फाइनल है। विराट कोहली में अभी भी कमियां हैं, तो ये फाइनल है, स्किल थर्ड में है वो, ठीक है, ऑटोनोमस में। आपको बिना सोचे समझे आप स्मूथली मूवमेंट को एग्जीक्यूट कर पा रहे हो कंपटीशन के टाइम पे अलग अलग कंडीशन में, तो ये, और खुद को एडजस्ट भी कर पा रहे हो क्विकली, तो आप आ चुके हो थर्ड फेज में, इसका मतलब है। क्लियर है? ऑल द फेजेस, फेज 1, फेज 2, फेज 3। किसी को कुछ डाउट? शुभम, शुभम सर, देवी, नेहा, रूपांशी, राखी, अभी क्लियर है? किसी को कुछ डाउट? अमन, नीरज, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, मेथड ऑफ टेक्निक ट्रेनिंग। तीन बाला सर, एक बार बताना, एक मिनट। स्किल एक्विजिशन फेज, इसमें क्या है, जब आप मास्टरी कर चुके हो स्पोर्ट्स के ऊपर, तो ये फाइनल फेज है हमारा स्किल का। मतलब तुमने बहुत ज़्यादा टाइम स्पोर्ट्स में दे दिया, कम से कम 7-8 साल दे दिए, और इस फेज में एंटर हो चुके हो, मतलब आप मास्टरी कर चुके हो अपने गेम के ऊपर, अब बहुत एक्सपीरियंस हो, है ना। तब जाके इस फेज में आप इंटर करते हो। जैसे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स है, जो अच्छे एथलीट हैं, वो इस फेज में आते हैं, और ये लाइफ लॉन्ग है, आपकी लर्निंग हमेशा चलती रहेगी, इसको हम परफेक्ट नहीं बोल सकते, ठीक है। इसमें आप क्या, जो अब मैं विराट कोहली देखूँ तो क्या है भाई, हर गेम में खेल सकता है, अपोनेंट किसी भी टीम में से खेल सकता है ना, ठीक है। तो ये फाइनल फेज है आपका, स्किल सारी एक हो चुकी है, अलग अलग कंडीशन में, मैच कंडीशन में आप अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हो। मेथड ऑफ टेक्निक ट्रेनिंग, प्रेजेंटेशन मेथड, कोऑपरेटिव मेथड, टास्क मेथड। प्रेजेंटेशन मेथड में क्या आता है, डेमोस्ट्रेशन मेथड, एक्सप्लेनेशन मेथड, ठीक है। डेमोस्ट्रेशन मेथड की अगर बात करें, इन बहुत चीज़ों में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं। डेमोस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को पहले डेमोस्ट्रेट करना, उसके बाद में वो चीज़ उसको कॉपी करेगा, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन आपको पता ही है, समझाना उसको। कोऑपरेटिव मेथड, ये मल्टीपल, मतलब क्या है, ग्रुप वर्क करते हैं इसमें। कोऑपरेटिव मेथड मतलब टीम वर्क, है ना, टीम वर्क है कोऑपरेटिव, जिसमें एक दूसरे को साथ में मिलकर हम करते हैं, कोऑपरेशन नाम से लग रहा है। टास्क मेथड मतलब मैंने कुछ प्रोजेक्ट दिया है, मैंने कुछ चैलेंज दिया है, कुछ टास्क दिया है तुमको स्टूडेंट को, तो टास्क मेथड हो गया, जैसे प्रोजेक्ट्स हो गया, कुछ भी टास्क हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट सेंट्रिक है ये, टास्क मेथड इज स्टूडेंट सेंट्रिक। डेमोस्ट्रेशन, प्रेजेंटेशन, लेक्चर मेथड, दिस आर टीचर सेंट्रिक। पेपर 1 में आपने पढ़ा होगा, स्टूडेंट सेंट्रिक, प्रोजेक्ट, टास्क मेथड, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट सेंट्रिक है, मतलब स्टूडेंट खुद को इन्वॉल्व करता है, खुद से इसमें काम करता है, स्पून फीडिंग नहीं होती, स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड। आप टीचिंग एप्टीट्यूड में देखेंगे। टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी, टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी में क्या डिफरेंस, कोऑपरेटिव मेथड एज द, यस,
cooperative we can so it's a student side or it's depend on the condition, right? We are not classifying this into student centric, or it may be normally cooperative method means just a teamwork, right? So depend on the activity, depend on the involvement of teacher. Yes. Techniques and strategy. Just tell me the difference between technique and strategy. Anyone? Except मलर, यस एनीवन? जो नहीं कुछ बोलता बोलो. टेक्निक और स्ट्रेटेजी में, टेक्टिक्स और स्ट्रेटेजी में डिफरेंस क्या है? सिंपल सी चीजें यार, बताओ. गलत बता दोगे तो क्या दिक्कत है? यस. डिफरेंस दोनों में. यस. ओके. और क्या है? ठीक है, सही बात है ना? ये क्या है? स्ट्रेटेजी है ना? स्ट्रेटेजी मतलब माय ओवरऑल प्लान बिफोर एनी टूर्नामेंट, मेरा ब्लूप्रिंट. स्ट्रेटेजी क्या है? मेरा ब्लूप्रिंट है कि भाई ये मैं करूँगा, ये टीम ऐसे करूँगा, पर्टिकुलरली ये टीम के साथ में कैसे खेलना है, डिफेंस से खेलना है, ऑफेंस से खेलना है, ये सारी स्ट्रेटेजी है मेरी, है ना? और टैक्टिक्स इसके अंडर में आ जाएगा. डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन व्हाट यू मेक, व्हाट डिसीजन यू मेक. टैक्टिक्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन ऑफ मैच. यस. टैक्टिक्स डिपेंड ऑन कंडीशन ऑफ मैच. एक ओवर में चाहिए 20 रन, उस हिसाब से मैं बॉलिंग करूंगा. एक ओवर में मुझे रन बनाने 15, उस हिसाब से मैं खेलूंगा. तो सिचुएशन बेस्ड डिसीजन इन बिटवीन द मैच, जो भी हम डिसीजन बनाते हैं वो टैक्टिक्स है इन बिटवीन द मैच. और टैक्टिक्स स्ट्रेटेजी क्या है? इट्स अ प्री प्लान्ड, इट्स जस्ट लाइक अ ब्लू प्रिंट, इट्स अ प्लान्ड कि हमें आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है, इस टूर्नामेंट में खेलना है, तो भाई इस ऐसे खेलूंगा. मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ, मैं रेसलिंग कर रहा हूँ ये कजाकिस्तान के प्लेयर के साथ में, रेसलिंग है मेरा, और मुझे अटैकिंग खेलना है, और ये मेरी स्ट्रेटेजी होगी. अब वो ज़्यादा मेरे से स्ट्रॉन्ग निकला या फिर उसने ये पॉइंट स्कोर कर दिया, मेरी प्लान से हिसाब से नहीं हो पाया सपोज, तो मैं आप टेक्टिक में ये इस्तेमाल कर रहा हूँ कि भाई मेरे पास 2 मिनट बचे और मैं पूरा 100% मेरा अटैकिंग कर दूँ, तो ये मेरी टैक्टिक्स हो गई. तो ये क्या होता है? सिचुएशन बेस्ड होता है टैक्टिक्स. डिपेंड ऑन द मैच कंडीशन होता है. इन बिटवीन द मैच इसे हम अप्लाई करते हैं अपोनेंट के हिसाब से, अपोनेंट की सिचुएशन के, मैच के हिसाब से, टाइम पीरियड कितना बचा, उस सारी चीज़ों के हिसाब से हम टेक्निक अप्लाई करते हैं, टैक्टिक्स अप्लाई करते हैं, सॉरी. और स्ट्रेटेजी इज अ प्री प्लान डिपेंडिंग बिफोर मैच, लेवल ऑफ टूर्नामेंट क्या है, मेरा बिल्डअप कॉम्पिटिशन है, मुझे ज़्यादा एफर्ट लगाना नहीं है, इंजरी हो जाएगी वरना. जब मेन कॉम्पिटिशन आएगा तब जाके मैं 100% लगूंगा. ये मेरी स्ट्रेटेजी है कि भाई बिल्डअप कॉम्पिटिशन है तो मैं क्यों 100% दूं. मेरी स्ट्रेटेजी है कि मैं नॉर्मल सा खेल के आ जाऊंगा, एक्सपोजर लेके आ जाऊंगा, क्योंकि बिकॉज इट इज माई बिल्डअप कॉम्पिटिशन. आई विल नॉट पुट माई 100% इन दिस टूर्नामेंट because after 2 months I have main competition, I will focus on that. So that is a strategy, example of strategy. Got it? What you said and I told, overall plan of sports person successfully participate in the competition, it's overall plan, or we can say blueprint. It can be general in nature, पर्टिकुलर कंपटीशन के हिसाब से हो सकता है, वर्ल्ड कप के हिसाब से, बिल्डअप कंपटीशन, मेन कंपटीशन के हिसाब से हो सकता है, आपको कितना एफर्ट देना है उस हिसाब से हो सकता है. कंपटीशन प्लान इन द सेंस इज अ कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटेजी. टैक्टिक्स एक्चुअल रियल कंडीशन में कैसे परफॉर्म करना है, एक्चुअल कंडीशन में रियलाइजेशन स्ट्रेटेजी. वर्ड स्ट्रेटेजी आल्सो मीन्स पुटिंग टैक्टिक्स इनटू यूज ऑफ टर्म एफर्ट. आर्ट ऑफ कंपटीशन कैसे लड़ें, कुछ टाइम पे कैसे अप्लाई करें. सिंगल मोटर एक्शन विद डिफाइनेड एम,
मतलब क्या है, ये फुटबॉल है, आप यहाँ तक पहुँच चुके हो, ये अपोनेंट है, आपको इनको फेंट देके कैसे गोल मारोगे, इनको फेंट देके आप कैसे गोल मारोगे। तो ये कंडीशन में आप क्या मोटर एक्शन को अप्लाई करते हो। तो सिचुएशन बेस्ड मोटर एक्शन इट्स अ टैक्टिकल एक्शन। टैक्टिकल एक्शन क्या है, डिफाइन सिंगल मोटर एक्शन विद डिफाइनाइट एम, पर्टिकुलर मेरा ये एम है इसलिए मैं ये करूंगा। एक 4 गेंद पे मुझे 10 रन चाहिए, तो मेरा ये गेंद एम है कि मैं इसमें 6 मारूं, तो मैं डिफेंसिव खेलूंगा ही नहीं, मैं 6 मारने के लिए खेलूंगा। सिंपल सी बात है, ये टैक्टिकल एक्शन हो गया मेरा। बट इट अब देखो, आपने देखा होगा ऑफेंसिव टैक्टिक्स और डिफेंसिव टैक्टिक्स। अब दोनों में मेन डिफरेंस तो आपको पता ही होगा। ऑफेंसिव मतलब आप क्या कर रहे हो, अटैक करने जा रहे हो, और डिफेंसिव मतलब सामने वाले को मौका दे रहे हो, काउंटर अटैक करोगे आप। इन ऑफेंसिव टेक्निक क्या किया मैंने, मैं जैसे ही इंटर करूंगा मैं चार्ज कर दूंगा। मैं बॉक्सिंग खेल रहा हूं या रेसलिंग कर रहा हूं, मैं मेरा इस तरीके से अटैक करूंगा, वेट नहीं करूंगा कंडीशन का। आई विल जस्ट प्ले अटैकिंग शॉट, ऑफेंसिव, है ना। अब इसमें ऑफेंसिव में क्या है कि इस सामने वाला मेरे हिसाब से चलेगा, मैं अटैक कर रहा हूं तो वो बचेगा ना, समझ रहे हो। सामने वाला मेरे हिसाब से चलेगा, उसका रिएक्शन तो होगा, काउंटर अटैक तो होगा। बट आप अटैक करने जा रहे हो तो आप सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हो। अब उसमें सक्सेसफुल होना नहीं होना वो सेकेंडरी बात है। बट ऑफेंसिव टेक्निक मीन्स यू आर जस्ट चार्जिंग, यू आर जस्ट पुटिंग योर एफर्ट, एंड आप खुद से स्कोर लेना चाहते हो। जैसे बॉक्सिंग हो गया, बैडमिंटन हो गया, रेसलिंग हो गया, आप जस्ट नॉर्मली इसको प्ले नॉर्मली डिले नहीं कर रहे हो। डिफेंसिव टेक्निक क्या होता है, डिफेंसिव टेक्निक में क्या होता है, मम्मी जरा गेट लगा देना। डिफेंसिव टेक्निक में क्या होता है, जब अपोनेंट आप पे अटैक करता है आप वेट करते हो, ठीक है, डिफेंस करते हो, और जब अपोनेंट मिस्टेक बनाता है तब आपके काउंटर अटैक करते हो। तो ये डिफेंसिव खेलने का तरीका है। मैं आगे रह के अटैक नहीं कर रहा हूं, मैं सामने वाले का वेट कर रहा हूं कि सामने वाला मिस्टेक कब करेगा। वो मुझे पंच मारना चाह रहा है, जब उसने पंच मारा और मेरा फेस मिस हुआ तो मैं फेंट करके जब उसका फेस पंच मारेगा तो उसका फेस खुल जाएगा और मैं उसे रिटर्न में काउंटर अटैक कर दूंगा, थोड़ा सा डक करके। तो ये क्या हो गया, डिफेंसिव टैक्टिक। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया, ऑफेंसिव और डिफेंसिव। यस, एनीवन, एनी डाउट। डिफेंसिव टेक्निक में क्या करते हैं हम, वी आर जस्ट वेटिंग व्हेन अपोनेंट। अब इसमें क्या करते हैं, अपोनेंट के ऊपर रिलाई करते हैं, अपोनेंट कब मिस्टेक करे, कब मुझे मौका दे अटैक करने के लिए, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस टेक्निक, ये नॉर्मली साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल, जैसे 100 मीटर कितना फास्ट कर पा रहे हो, स्लो करना है, रनिंग करना है, ये हाई परफॉर्मेंस स्ट्रेटेजी के रिकॉर्ड टैक्टिक्स बोल सकते हैं इसको। पीक परफॉर्मेंस आप कब डालना है, जैसे आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहे हो तो आपको कब स्पीड अप्लाई करनी है, कब तेज करना है, कब स्लो करना है, ये परफॉर्मेंस टैक्टिक्स है। इसमें कोई अपोनेंट नहीं है सपोज, ठीक है। नाउ मेथड्स ऑफ टेक्टिकल ट्रेनिंग। मेथड्स क्या है टेक्टिकल ट्रेनिंग की, थ्योरेटिकल नॉलेज सिंपल से है, कंसोलिडेशन ऑफ स्पेशल टेक्टिकल नॉलेज, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव एबिलिटीज। अब टेक्टिकल ट्रेनिंग मतलब क्या होता है, आप किस कंडीशन में, मैच की कंडीशन में आप कितना अच्छा डिसीजन ले पा रहे हो, कितना अच्छे से एग्जीक्यूट कर पा रहे हो मूवमेंट को, यही टेक्टिकल ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करेगा ना। तो आप डिसीजन कब ले पाओगे, जब आपको उसको गेम का नॉलेज होगा, आपको उस स्पोर्ट्स का नॉलेज होगा। तो इट्स ऑल अबाउट टेक्टिकल ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं हुआ कि आप उसको अच्छे से कर पा रहे हो, आप सिचुएशन के हिसाब से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ये मेंटल एबिलिटी के भी टेस्ट है टेक्टिकल ट्रेनिंग, टैक्टिक्स लगाना। इट्स नॉट ओनली योर फिजिकल एफिशिएंसी, इट्स ऑल्सो द टेस्ट ऑफ योर मेंटल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग। तो टेक्टिकल ट्रेनिंग में थ्योरेटिकल नॉलेज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है।
इसमें सबसे पहले क्या करोगे आप, रूल्स रेगुलेशन सीखोगे गेम का, आपको हर रूल्स रेगुलेशन पता होना चाहिए। उसके बाद में प्लेइंग सिस्टम समझोगे, कैसे खेलते हैं, क्या होता है, जो भी बेसिक्स होता है। फेजेस ऑफ प्ले, ठीक है, कंबाइंड विथ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ टेक्टिकल एरर। अब आपने जो सोचा है उस चीज को आप डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। मतलब ये टेक्टिक है मेरी, जैसे सामने वाले ने मेरे को, अपोनेंट ने मेरे को पंच मारा, मैंने डक करके उसको रिटर्न दिया, क्या इस चीज में कोई एरर है क्या, ये मुझे देखना है। सपोज मेरे सामने अपोनेंट आ गए, मुझे गोल मारना है और 4 लोग खड़े हैं, क्या मैं डायरेक्टली शॉट लूँ या फिर उसको पास करके रिटर्न लेके वापस शॉट लूँ। मतलब ये रिव्यू करना, जो भी टेक्निकल आप बनाते हो अलग अलग फेजेस गेम के, उसको रिव्यू करना कि किस में एरर के चांसेस हो सकते हैं या नहीं हो सकते, उस चीज़ को एनालिसिस करके रिव्यू करना। अब एनालिसिस आप फोटोग्राफी फील्ड में इन चीज़ों से कर सकते हो। मैच कंडीशन के टाइम पे आप मैच खेल रहे हो, आपने अपने अपने कोच ने आपकी रिकॉर्डिंग करी सारी, आपको बाद में पता चलता है अरे यार मैंने इसको पास करके करने की जगह मुझे डायरेक्टली शॉट लेना था उस टाइम पे, या फिर मुझे डायरेक्ट शॉट लेने के बदले पीछे प्लेयर को वापस पास करके वहां पे अपन अब मेरे एक और प्लेयर को आने का वेट करना था और तब जाके मुझे इसको गोल में शूट करना था ये बॉल को। तो आपको रिव्यू करके पता चल रहा है कि हाँ भाई किस कंडीशन में क्या एक्शंस लेना है, एनालिसिस करके रिव्यू पता चल रहा है। तो धीरे धीरे ये करते 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 जब आप रेगुलर में टीम गेम में इन्वॉल्व हो रहे होगे, तो आप रेगुलर करते करते आपका एक टेक्टिकल ट्रेनिंग होगा। एनालाइज एंड रिव्यू, एनालाइज एंड रिव्यू, जो भी प्रीवियस मैचेस आप देखते हो, ठीक है। थ्योरेटिकल सॉल्यूशन ऑफ टेक्टिकल एक्सरसाइज ऑफ डिफरेंट स्पोर्ट्स टू डिफिकल्ट। अब उसका सॉल्यूशन सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा वो टीम गेम वाले होते हैं, बोर्ड पे प्लेयर्स को प्लेसमेंट करके रखते हैं, फिर उसमें कोच बताता है कि आप यहाँ से मूवमेंट करना है, यहाँ करना, यहाँ करना, मैग्नेटिक टेक के साथ में प्लेयर्स का पोजीशन दिखाकर। ये क्या है, ये सब थ्योरेटिकल सॉल्यूशन बताते हैं उसका, कि तुमने लास्ट टाइम ये परफॉर्म किया था, इस बार ये करना। करेक्ट। तो दिस आर द थ्योरेटिकल नॉलेज। और टेक्टिकल नॉलेज, स्पेशल टेक्टिकल नॉलेज क्या होता है, अब उस चीज को हमें अप्लाई करना। प्रैक्टिस टेक्टिक्स कलेक्शन अंडर सिंपल कंडीशन। ये फेजेस में कैसे करेंगे हम, जो भी हमने एक्वायर किया, जो भी स्किल किया, उसको हम परफॉर्म करेंगे। ये थ्योरेटिकल था, ये हमने थ्योरेटिकल सब कुछ सीख लिया, अब उसको हमें रियल वर्ल्ड में इसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाइड कंडीशन में करेंगे। हमारी अपोनेंट टीम, जो टीम अभी एक है हमारी, जो विथ इन टीम, टीम ए टीम बी रहती है, तो हमारी जो स्कूल की टीम है उसके साथ में ही खेल के देख लेंगे बाहर जाने से पहले, या प्रैक्टिस मैच कर लेंगे सपोज फाइनल खेलने से पहले। तो ये प्रैक्टिस करना नॉर्मल कंडीशन में, फिर वेरियस टेक्टिकल पैटर्न को अप्लाई करना, जो भी स्पोर्ट्समैन सीखता है मैच में। डाइवर्स कंडीशन में प्रैक्टिस करना, अलग अलग कंडीशन में। सिलेक्शन ऑफ मोस्ट अप्रोप्रिएट वेरिएशन, तो आपको क्या पता चलेगा, क्या पता चलेगा प्रैक्टिस करते करते कि भाई ये हो पा रही कि नहीं हो पा रही है। कई बार आपने जो थ्योरेटिकली सोचा होता है पर वो अप्लाई नहीं किया जाता है, तो आप उसको रिव्यू करोगे अगेन और बेस्ट मेथड इस्तेमाल करोगे कि हाँ ये सही है। अब माइंड में सोचना और उसको एग्जीक्यूट करने में अंतर है, ठीक है। क्लियर है सबको। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव एबिलिटीज। अब देखो, अब ये आपके दिमाग की टेस्ट है, आपके अंदर क्रिएटिविटी है कि नहीं, आप कैसे प्लेसमेंट कर रहे हो टीम का, आप कैप्टन हो। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, इट्स ऑल अबाउट योर डिसीजन मेकिंग। क्रिएटिविटी से क्या होगा, आप डिसीजन फर्स्ट बना पाओगे, नया नया तरीका सोच पाओगे अपोनेंट को हराने के लिए। तो ये क्रिएटिव एबिलिटी, तो क्रिएटिविटी होना चाहिए टू मेक अ डिसीजन, टू मेक अ डिसीजन, टू मेक अ टैक्टिक्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो क्रिएटिव एबिलिटी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ओरिएंटेशन एबिलिटी, डिफरेंशियल एबिलिटी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और इमोशनल एबिलिटी, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है फॉर क्रिएटिव एबिलिटी के लिए। लास्ट क्लास में आपको ओरिएंटेशन का मतलब मैंने बताया था, सेम मीनिंग, पोजीशन, स्पेस, प्ले एरिया, इसके बारे में आपको अच्छा नॉलेज हो,
तो आपकी क्रिएटिविटी अभी अच्छी रहेगी, तभी आप सोच पाओगे। इतनी सूट है, इतनी स्पीड से मारूंगा तब जाके गोल में जाएगी। यू आर जस्ट अवेयर अबाउट द स्पेस। डिफरेंशिएट एबिलिटी to achieve the high degree of precision economy separate body movement, the same thing I already told you in the last class, right? मूवमेंट फेज एग्जीक्यूट कर पा रहे हो अलग अलग तरीके से, आपको पता हो, फेजेस के डिफरेंस हो, जान सको और उसको एग्जीक्यूट कर। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी आई ऑलरेडी नो, दिमाग आपका होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, एंटिसिपेट कर पा रहे हो सिचुएशन को, एनालिसिस कर पा रहे हो, माइंड में प्रोसेस कर पा रहे हो चीज़ों को। इमोशनल एबिलिटी मीन्स योर एंगर तो नहीं हो, टेम्परामेंट कंट्रोल कर पा रहे हो। अगर आप बहुत ज़्यादा एंगर हो जाओगे, एंजियस हो जाओगे, एंजाइटी आ जाएगी, तो आप उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर पाओगे। आपको कंसंट्रेट रखना है, अटेंशन को नॉर्मल करना है। तो दिस आर द टेक्टिकल ट्रेनिंग। होप सो इट्स क्लियर फॉर यू। एंड हो चुका है ये हमारा कंप्लीट टेक्टिक्स एंड टेक्निक। सिंपल सा था, कॉन्सेप्चुअल तो ज़्यादा नहीं था, थियोरेटिकल था थोड़ा सा। ये चीज़ें जनरल प्रिंसिपल्स थे कुछ।